हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने पार्ट सेकंड के बारे में, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का है फॉर पीएचडी एंट्रेंस। इसके अलावा आप कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हैं जहाँ पे आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन दिया गया है, तो तब भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सीरीज़ है जिसमें हम पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें हम 20 से 30 यानी 10 क्वेश्चन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन यानी उनकी व्याख्या के साथ देखेंगे। और ये सीरीज है जिसमें आपको यहाँ पे 2000 एमसीक्यू विथ आंसर हम आपको सॉल्व कराएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। आप पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क की डिजर्टेशन में, एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, थीसिस राइटिंग में, टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। इसके साथ यहाँ पे रिसर्च पेपर या आर्टिकल राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर एब्स्ट्रैक्ट एंड पीपीटी में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में, पीएचडी पीआईक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये स्पेशल पीडीएफ है जो कि आप हमसे आप 99 में परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको एक बुक मिल जाएगी जिसे सॉल्व करेंगे तो आप इजीली जो भी पीएचडी एंट्रेंस देने जा रहे हैं आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित आप जुड़ना चाह रहे हैं 9838777808 इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teachexam.com, यहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज, यानी जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कराते हैं उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद का क्या स्टेप होता है ये आपको बताना था। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो ये आपको बताना था। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। यानी आप जो रिसर्च टूल हैं कि आप कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे उनकी आप प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद आप डेटा कलेक्शन के लिए निकल जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बताया गया कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्रोसेस जनरली इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम या फिर टॉपिक, रिव्यूइंग लिटरेचर टू फाइंड गैप, यानी आप उससे संबंधित रिव्यू लिटरेचर देखते हैं और उसमें गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या जो है रिसर्च होने को बाकी है। बाकी आप डिफाइन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग द स्टडी यानी मेथोडोलॉजी एंड सैम्पलिंग, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा। इसके बाद आप इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन। तो ये आप देखेंगे एक मोटा मोटा यहाँ पे दिया गया है, बाकी आप देख सकते हैं स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या आती हैं आपकी। तो पहले होता है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम है, फिर टॉपिक स्टार्ट विद द ब्रॉड इंटरेस्ट एंड नैरो इट डाउन टू स्पेसिफिक फीजिबल रिसर्च क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पे आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। थर्ड नंबर पे आप फॉर्मुलेट क्वेश्चन है फिर हाइपोथेसिस करते हैं। बाकी आप इनको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे डेवलप रिसर्च डिज़ाइन, यानी आप अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसमें आप किस तरह की स्टडी करेंगे, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या फिर मिक्स, ये आप यहाँ पे तैयार करते हैं। फिर आप सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में आप अलग अलग रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें आप देखेंगे अलग अलग सैम्पल डिज़ाइन होते हैं, जिसमें आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अलग अलग होते हैं, आप उनको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो आप सब यहाँ पे तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं उन सैम्पलिंग यानी उन सैंपल जो डिज़ाइन है उनके माध्यम से। उसमें आप सर्वे, एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन और कई तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आप उस डेटा को टेबुलेशन करते हैं, फिर आप उसकी डेटा एनालिसिस करते हैं, जिसमें प्रोसेस एनालाइज द कलेक्ट डेटा टू फाइंड पैटर्न एंड इंसाइट्स। उसमें क्या आपकी फाइंडिंग मिली हैं आप उनको बताते हैं। फिर आप इंटरप्रेट करते हैं फाइंडिंग्स को और आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर आप अपनी राइट रिपोर्ट करते हैं, यानी रिपोर्ट लिखते हैं कि क्या क्या आपको उन रिजल्ट्स की फाइंडिंग में आपको मिला है, जिसमें आप कंक्लूजन एंड रेफरेंस को मेंशन करते हैं। इसके बाद आप उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल 10 स्टेप होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ स्टेप यहाँ पे जो डिटेल्स हैं स्किप हुए हैं, लेकिन आप फिलहाल मोटा मोटा ये आप देख सकते हैं, जो कि आप एक रिसर्च जब कंडक्ट कराते हैं तो ये स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। आपको बताना है कि
आपको मौजूदा साहित्य की समीक्षा क्यों करनी चाहिए? जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, अभी हम पिछले उसमें क्वेश्चन पे देख रहे थे कि जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कराते हैं तो उसके बाद आप रिव्यू लिटरेचर करते हैं, तो उसमें रिव्यू लिटरेचर आपको क्यों करना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बताना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास संदर्भ की एक लंबी सूची है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क्योंकि इसके बिना आप कभी भी आवश्यक शब्द संख्या तक नहीं पहुंच सकते। ऑप्शन सी, यह जानने के लिए कि आपकी रुचि के क्षेत्र में पहले से क्या ज्ञात है। या फिर ऑप्शन डी, आपके सामान्य अध्ययन में मदद करने के लिए। तो देखिए, रिव्यू लिटरेचर बेसिकली इसलिए होता है कि आप जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड आप रिव्यू लिटरेचर करते हैं, उससे रिलेटेड आप पेपर पढ़ते हैं, उसमें आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें आप एक फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं, यानी आप एक चीज़ें देखते हैं कि इस पे पहले क्या रिसर्च हुआ है या क्या बाकी है, और वहाँ पे आप एक अपनी मजबूत पकड़ बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि क्यों रिव्यू लिटरेचर कंडक्ट कराया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया, रिपीटिंग वर्क knowledge foundation and avoid repeating work, identify gaps and new research, position your study, build credibility and understand theoretical framework, ensuring your work is original, relevant and builds upon current understanding। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये रीजन फॉर लिटरेचर रिव्यू क्या हो सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं अवॉइड डुप्लीकेशन, यानी जो आप फिर से वही रिसर्च तो नहीं कंडक्ट करा रहे हैं जिस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। फिर आइडेंटिफाई गैप्स उसमें करते हैं कि क्या रिसर्च होना बाकी है जो आप उस नए रिसर्च में करेंगे। बिल्ड क्रेडिबिलिटी, डेवलप फोकस, सिंथेसाइज नॉलेज, सपोर्ट मेथोडोलॉजी, जस्टिफाई और रिसर्च। तो ये सब स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और ये आपका यहाँ पे दिया गया है, आप इसे एक्सप्लेन, ये आपकी यहाँ पे व्याख्या दी गई जहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि क्यों जो रिव्यू लिटरेचर वो कंडक्ट कराया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसका तो ये आपका इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट योर रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, यानी यह जानने के लिए कि आपकी रुचि के क्षेत्र में पहले से क्या ज्ञात है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 22। विश्लेषण की इकाई से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य पैरामीटर, ऑप्शन बी चर, ऑप्शन सी नमूना, या फिर ऑप्शन डी संरचनाएं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ एनालिसिस? जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसका टेबुलेशन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे डेटा एनालिसिस करते हैं। तो उसके एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। आपको बताना है कि वो आप जो एनालिसिस की यूनिट है यानी उस एनालिसिस वाले पोर्शन से आप क्या समझते हैं। तो वेरिएबल्स हैं, सैंपल्स है, कंस्ट्रक्ट है, या फिर ए मेन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मेन पैरामीटर, यानी मुख्य पैरामीटर्स। उसमें क्या एनालिसिस में आप देखते हैं कि क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं या ये सब जो उसमें मेन पैरामीटर्स हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस की इकाई में ये आप समझते हैं, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए मेन पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि है मात्रात्मक शोध प्रश्न का कथन होना चाहिए। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन शुड। तो ये आपको बताना है क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शोध उद्देश्य को विस्तृत करके शोधकर्ता द्वारा संबोधित किए जाने वाले प्रश्नों को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन बी है शोधकर्ता को उपयुक्त प्रतिभागियों, शोध विधियों, माप और सामग्री का चयन करने में मदद करना। ऑप्शन सी है रुचि के चर को निर्दिष्ट करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली द क्वेश्चंस रिसर्चर्स विल एड्रेस, हेल्प द रिसर्च इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च मेथड्स, मेजर एंड मटेरियल्स, स्पेसिफाई द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऑल द अबव। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि आपको बताना है क्वानिटेटिव रिसर्च, तो हम इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक क्वानिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन इज स्पेसिफिक मेजरेबल इंक्वायरी डेट सीक टू क्वांटिफाई वेरिएबल्स, यानी ये मेजरेबल होगा, आप इसे मेजर कर सकते हैं। टेस्ट हाइपोथेसिस एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप लाइक हाउ मच, हाउ मैनी, यानी जैसे कि कुछ नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, या कुछ जैसे आपका वेट हो सकता है, तो ये यहाँ पे होता है। आर टू व्हाट एक्सटेंट बिटवीन देम यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिकल एनालिसिस टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड आंसर ऑफन विद द फ्रेजेस, जिसमें है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, हाउ मैनी। तो यहाँ पे आप इसके की करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं क्वानिटेटिव रिसर्च के, जिसमें आपका स्पेसिफिसिटी, मेजरेबिलिटी, फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ क्वानिटेटिव क्वेश्चंस के क्या हो सकते हैं, ये एक तो डिस्क्रिप्टिव होगा,
कंपैरेटिव होगा और रिलेशनशिप या कोरिलेशन होगा। तो ये एग्जांपल हैं क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस के। और ये कैसे वर्क करता है, तो आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स, गाइड मेथडोलॉजी एंड रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताया गया है, जो कि आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल या फिर स्टैटिक्स जो होती है, और इसे आप मेज़र कर सकते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव में आप उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटी में आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई इमोशंस हुआ तो आपका क्वालिटी में आएगा, बाकी यहाँ पे क्वांटिटी में आप उस चीज़ को मेज़र, इंक्वायरी या फिर न्यूमेरिकल डेटा में आप इंटर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। इसका हम सही ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बाय एग्जैक्टली क्वेश्चंस, तो ये आपका भी सही हो जाएगा। हेल्प टू रिसर्च सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स एनी नंबर ऑफ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 23 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। अवधारणा दो प्रकार की होती है, यानी यहाँ पे कंसेप्ट टू टाइप्स, तो इसमें कौन से टू टाइप्स हैं ये आपको बताना है। अमूर्त और सुसंगत, ऑप्शन ए। बी है ठोस और सुसंगत, या फिर ऑप्शन सी अमूर्त और ठोस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। abstract and coherent, concrete and coherent, abstract and concrete, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। अवधारणा दो प्रकार की होती है, इसमें आपको बताना है। तो हम पहले देखेंगे अवधारणा होती क्या है। यहाँ पे आएंगे तो ये आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 24 का दिया गया है। टू मेन टाइप्स ऑफ कंसेप्ट आर कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट, ये दो तरह के होते हैं। और यहाँ पे रिफर टू द टेंगिबल ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी perceived by the sense, while abstract concept represent intangible idea, qualities or state। तो कंक्रीट ये आपका कंसेप्ट दिया गया, these are things and have a physical form and can be seen, touched or the otherwise directly experienced। तो एग्जांपल जैसे कि टेबल, चेयर, डॉग, ये आप यहाँ पे होते हैं, ये कंक्रीट के कंसेप्ट हैं या ये कंक्रीट के एग्जांपल हैं। एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्या होता है आप यहाँ पे देखेंगे, these are the idea or qualities that cannot be directly perceived through the सेंस। एग्जाम्पल जस्टिस, लव, इंटेलिजेंस एंड फ्रीडम। तो ये इसके जो अब्स्ट्रैक्ट के वो हैं, जिसमें हम जस्टिस मतलब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लव, इंटेलिजेंस एंड फ्रीडम ये सब महसूस किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे आपने सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जैसे कि कंक्रीट में क्या है कि आप टच कर सकते हैं और आप जैसे उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग कंसेप्ट एग्जिस्ट एंड सजेस्ट, तो ये आपके यहाँ पे दिए गए, तो आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, यानी यहाँ पे सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अवधारणा दो प्रकार की होती है, जो अमूर्त और ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुछ घटनाओं, वस्तुओं, स्थितियों, परिस्थितियों आदि से जुड़े अर्थों का या फिर विशेषताओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कि वन ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो इज ए डिफाइंड एज ए बंडल ऑफ मीनिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कंडीशन, सिचुएशंस एंड लाइक। तो ये आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्ट होगा, डिफिनेशन होगा, कंसेप्ट होगा, या वेरिएबल होगा। संरचना, परिभाषा, अवधारणा, या फिर चर। तो बताइए 25 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 25 का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, कंसेप्ट। कंसेप्ट में सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस चरण में पायलट परीक्षण किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि किस चरण में हम पायलट परीक्षण करते हैं। ऑप्शन ए शोध डिजाइन में, या फिर ऑप्शन बी नमूनाकरण डिजाइन में, या फिर ऑप्शन सी शोध का निर्माण, या फिर प्रबंध दुविधा का निर्माण। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज पायलट टेस्टिंग इज डन, रिसर्च डिजाइन में, सैम्पलिंग डिजाइन में, फार्मिंग रिसर्च, या फिर फार्मिंग मैनेजमेंट डायलेमा। तो ये यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या होता है आपका पायलट टेस्टिंग। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की पायलट टेस्टिंग दी गई है। तो पायलट टेस्टिंग इज ए रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्मॉल स्केल रिहर्सल ऑफ ए फुल एचडीडी टू चेक फिजिबिलिटी, आइडेंटिटी प्रॉब्लम लाइक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आर रिक्वायरमेंट इशूज, रिफाइन इंस्ट्रूमेंट्स, क्वेश्चनायर, प्रोटोकॉल, यानी ये सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये बेसिकली जब आप जैसे कि जब आप पीएचडी करते हैं या फिर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें पहले आप पायलट एचडी करते हैं। पायलट एचडी का मतलब होता है कि आप वहाँ पे पहले उस अपने फील्ड पे जाते हैं, या फिर जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसको पहले आप सरसरी तरह से देखते हैं। जैसे कि आप उसमें देखते हैं कि क्या क्या आपके टूल्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, जो आप रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे उतना डेटा अवेलेबल है, या फिर मतलब वहाँ पे किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है। तो इन सब चीज़ों की हम जांच करने के लिए
पायलट टेस्टिंग करते हैं। यानी पहले हम वहाँ पे फील्ड पे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चनायर या शेड्यूल या फिर जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है वो हम करके देखते हैं। जो मेरा रिसर्च है वो यहाँ पे लागू हो सकता है या फिर यहाँ पे वो मतलब कंडक्ट कराया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पायलट टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं। तो ये आप यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आपकी कॉस्ट भी आती है, इसमें रिसर्च इंश्योरिंग है, स्मूथर मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल फाइनल प्रोजेक्ट अर्निंग आउट फ्लोज एंड लॉ, ये सब यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं की पर्पस ऑफ बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, फिजिबिलिटी चेक होती है यहाँ पे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, मेथड रिफाइनमेंट होते हैं, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग होती है, टीम फैमिलियराइजेशन ये होता है आपके यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे गेट टेस्टेड क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट प्रोसीजर एंड लॉजिस्टिक। तो ये सब यहाँ पे पायलट टेस्टिंग में होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब होता है आपको शोध डिजाइन में, यानी ऑप्शन नंबर ए रिसर्च डिजाइन में आपका पायलट टेस्टिंग डन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नैतिक कोड निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होते हैं, और ये यहाँ पे पूछा गया है। तो किस पे लागू नहीं होते ये आपको बताना है। इथिकल कोड्स डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये किस पे लागू नहीं होंगे, डेटा कलेक्शन पे लागू नहीं होंगे, या रिसर्च डिजाइन पे लागू नहीं होंगे, या पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स पे लागू नहीं होंगे, या फिर ऑप्शन डी सैंपल कलेक्शन पे लागू नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस पे लागू नहीं होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पे इथिकल कोड होते हैं जो यहाँ पे आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो इथिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं, जब बेसिकली जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कराते हैं तो आप वहाँ पे हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी रखते हैं, यानी आप उस चीज़ के लिए ईमानदार रहते हैं। और वहाँ पे आपके अंदर कोई जो बायसनेस वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे आप कोई रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें अगर आपकी कोई कास्ट या रिलीजन का है तो आप उसके प्रति उतना ज़्यादा थोड़ा सा आप व्यवहारिक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जिस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको हॉनेस्टी के साथ और इंटीग्रिटी के साथ उस डेटा को कलेक्ट करना है। तो ये एक तो ये आपका ये होता है हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। दूसरा होती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनालाइजिंग डेटा विदाउट पर्सनल बायस टू इंश्योर रिलायबल रिजल्ट, यानी आप जो भी रिजल्ट लेके आ रहे हैं तो आप उसमें किसी तरह की आपके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका इन्फॉर्म कंसेंट एंड पार्टिसिपेंट वेलफेयर होता है, यानी आप उस जो भी आपका पार्टिसिपेंट है उसको किसी तरह का हार्म ना पहुंचाएं, या फिर अगर आप पहुंचा रहे हैं तो उससे आप लिखित में ले लीजिए या फिर आप उस पर साइन कराइए। बाकी यहाँ पे ये इंश्योरिंग दे अंडरस्टैंड एंड रिसर्च, उसको बताइए कि हम ये आप क्यों कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटिंग मेथड्स एनालिसिस क्लियर टू सो प्रोसेस इज ए प्रोसेस इज ऑडिटेबल, ये आपका होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। इथिक्स मैटर इन मेथोडोलॉजी क्यों मैटर करती है ये यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि की इथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से आपके जो इथिकल प्रिंसिपल हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिभागी प्रतिक्रिया, यानी इसके ऊपर जो जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर कोई इथिकल कोड लागू नहीं होता है। जो डेटा कलेक्ट कर रहा है यानी जो रिसर्चर है उसके ऊपर ये सब तरह का नियम लागू होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसके ऊपर कोई एथिकल कोड नहीं है। उसके लिए जो भी वो डेटा दे रहा है वो अपने हिसाब से दे रहा है, उसमें कोई उसे अपनी इथिक्स का पालन नहीं करना होता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोधकर्ता द्वारा संदर्भित द्वितीयक डेटा स्रोतों को उद्धृत करने की विधि नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है साइटेशन का कौन सा मेथड नहीं है। सेकेंडरी डेटा सोर्स रिफर टू बाय रिसर्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटिंग सेकेंडरी डेटा सोर्सेस रिफर्ड टू बाय रिसर्चर। तो इसमें कौन सा साइटेशन का मेथड नहीं है ये आपका बताया गया है। तो देखिए ये यहाँ पे एमएलए होता है, एपीए होता है, शिकागो होता है, लेकिन एमपीए कोई ऐसा मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा एमपीए। और बाकी ये आपके जो तीन है वो सही होते हैं। मैं आपको साइटेशन के अन्य फॉर्मेट भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमएलए जो है, एमएलए स्टैंड फॉर द मॉडल लैंग्वेज एसोसिएशन विच रिफर टू द वाइडली यूज स्टाइल गाइड फॉर द फॉर्मेटिंग एकेडमिक पेपर एंड साइटिंग सोर्सेज स्पेशली इन द ह्यूमैनिटीज एंड लिटरेचर लैंग्वेज। तो आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और ये किस लिए किन सब्जेक्ट्स में यूज होता है। तो आपका इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज में या फिर काय ह्यूमैनिटीज में ये यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे जो साइटिंग फॉर्मेट है वो आपका एपीआई स्टैंड फॉर द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये आप यहाँ पे देखेंगे। और ये भी एक साइटेशन का फॉर्मेट होता है, ये स्पेशली यूज होता है सोशल साइंस में, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, बिजनेस, और इनमें ये एंड बिजनेस में ये आपका यूज होता है। तो ये आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे एपीए हो जाता है।
और इसके अलावा यहाँ पे शिकागो है, जो कि यहाँ पे देखेंगे ये आपका शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल के अंतर्गत आता है, और ये यूज होता है आप यहाँ पे देखेंगे ह्यूमैनिटीज़ में, हिस्ट्री में, आर्ट्स में। इसके अलावा यहाँ पे अन्य और भी इसके कई जो साइटेशन के फॉर्मेट होते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। एपीए है, जो कि यहाँ पे साइकोलॉजी एजुकेशन बिजनेस में यूज होता है। एमएलए है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, जो कि यहाँ पे देखेंगे ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में यूज होता है। शिकागो स्टाइल है, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे ये आपका यूज होता है ह्यूमैनिटीज़ के उसमें, आर्ट्स एंड हिस्ट्री में। इसके अलावा यहाँ पे हार्वर्ड है, आप यहाँ पे देखेंगे ये यूज होता है साइंस एंड सोशल साइंस में। आई ट्रिपल ई है, जो कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे आप इसे देख के ही समझ गए होंगे कि ये इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है। यहाँ पे वानोकुवर है, जिसमें आप देखेंगे मेडिसिन एंड साइंस में यूज होता है। तो ये आपके साइटेशन फॉर्मेट हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम फिर से अपने इसी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसमें डेटा संशोधन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व डेटा मॉडिफिकेशन, किसमें डेटा मॉडिफिकेशन शामिल नहीं हो पाएगा या नहीं होता है। तो क्लस्टरिंग में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, स्टैंडर्डाइजेशन में है, फिर सैम्पलिंग में है। क्लस्टरिंग, परिवर्तन, मानकीकरण या नमूनाकरण। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे डेटा संशोधन शामिल नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सैम्पलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नमूनाकरण डी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे आप देखेंगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध एक बार किया जाता है और एक समय बिंदु का स्नैपशॉट प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज कंडक्टेड वंस एट रिप्रेजेंट ए स्नैपशॉट ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो एक ही बार में एक स्नैपशॉट प्रस्तुत करता है। ये क्रॉस सेक्शनल ऑप्शन है, अनुदैर्ध्य है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल है, बी लॉन्गिट्यूडिनल है, या प्रिडिक्टिव है, या फिर डिस्क्रिप्टिव है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल सही हो जाएगा, यानी क्रॉस सेक्शनल है जो कि एक स्नैपशॉट प्रस्तुत करता है। इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्रॉस सेक्शनल क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये आपका दिया गया है। और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, इट इज ए ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डेटा सिंगल पॉइंट इन टाइम एंड प्रोवाइडिंग ए स्नैपशॉट। यानी आप कोई जैसे कि 1000 कोई पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आप कोई भी एक डेटा एक वन टाइम में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने इनकी डाइट का डेटा ले लिया, और उसमें आपने बताया, या फिर आपने इनका इमोशनल डेटा वन टाइम में ले लिया कि ये लोग इस चीज़ को लेके हंसते हैं या फिर रोते हैं, या फिर कुछ भी आपने ऐसे कोई डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये सिर्फ एक टाइम में उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वन टाइम में डेटा लिया जाता है। और ये एक तरह का स्नैपशॉट होता है, जिसे स्नैपशॉट के भी नाम से हम कहते हैं। ये आपका जो स्टडी होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये एक बस स्नैपशॉट ले लिया गया और वो डेटा कलेक्ट कर लिया गया, और उसके आधार पे आपकी फाइंडिंग बताई जाती है, जो कि ये थोड़ी सी बायस भी हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी रिसर्च के लिए, यानी आप यहाँ पे जो रिसर्च क्रॉस सेक्शनल कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप वन टाइम में ले रहे हैं, वो जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन है वो उस समय अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे रही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट वैसी ही रहे। तो ये सिंगल पॉइंट इन टाइम होता है। और बाकी ये आपका यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट दिए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सिंगल टाइम पॉइंट होता है, यानी वन टाइम में डेटा कलेक्ट किया जाता है। और ऑब्जर्वेशनल होता है, यानी उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन, यानी सिर्फ एक स्नैपशॉट, यानी वन ही टाइम में डेटा ले लिया जाता है। कॉमन यूज क्या है, प्रेवलेंस एचडीज है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हाइपोथेसिस जनरेशन है, हाइपोथेसिस जनरेशन है। तो ये आपके कॉमन यूज हैं। तो आपके यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल होता है, जो कि आपका सिंगल पॉइंट इन टाइम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये आप एक लंबे समय तक रिसर्च करते हैं, जिसमें आप ट्रैक चेंजेस, आइडेंटिफाई पैटर्न, अंडरस्टैंड लो वेरिएबल्स लाइक बिहेवियर, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यानी उस 1 ईयर में या 2 ईयर में या 5 ईयर में। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होती है, जो कि एक आपका एक अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है। यानी आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप जो मेज़र कर रहे हैं, आपको एक लंबे टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिपीटेड मेजर होते हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल भी है, और फोकस ऑन चेंजेस कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आप यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। ये अगर हम बात करें इसके टाइप की लॉन्गिट्यूडिनल एचडीज की, तो कोहॉर्ट एचडीज होती हैं और पैनल एचडीज होती हैं। तो ये दो इसके प्रकार होते हैं। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एचडी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्नैपशॉट होता है वन टाइम पॉइंट, वन पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्रॉस सेक्शनल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षक की गुणवत्ता नहीं है? अप्रकट ड्रिफ्ट, एकाग्रता अनुभव, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जिसमें जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसका आप जवाब हमें कमेंट में दीजिए। और बाकी हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो अपना जो लेके आएंगे वो आपके 31 से 40 क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो भी आप बताइएगा, तो हम उस पर वैसा विचार करेंगे। अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो भी अगर आप कहेंगे तो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप जो भी चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, हम उस पर विचार करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपके जो कमेंट्स हैं उनके आधार पे वो लागू करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप सिर्फ 10 नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उनमें आपके कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिलते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी ये हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये बुक हमारे पास अवेलेबल है, ये आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे 600 क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा यहाँ पे अभी धीरे धीरे यहाँ पे 1000 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आने वाले समय में 2000 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये सीरीज में 2000 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो, आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त